Hi everyone, welcome to my channel Study On, and today we are continuing our KVS PGT chemistry series. We are dealing with the paper of 2023 KVS PGT chemistry and एक लाइन मैंने यहाँ लिखी है a serious aspirant knows PYQs are gold। आप इतने ज़्यादा सीरियस होंगे, आपको पता है कि PYQ सॉल्व करना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि PYQ सॉल्व करने से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि पेपर किस तरीके का आता है, कितना लेवल रहता है, इजी है, हार्ड है, किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आता है ना, किस फॉर्मूला पर बेस्ड रहता है, क्या चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं। ये सभी चीज़ें हमें यहाँ से थोड़ी सी एनालिसिस हम कर पाएंगे, तो इसीलिए हम सॉल्व कर रहे हैं केवीएस पीजीटी केमिस्ट्री 2023 का पेपर। ठीक है, तो अभी हमने पीछे भी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। हम सारे क्वेश्चंस एक साथ नहीं सॉल्व कर रहे हैं, हम डेली थोड़ी थोड़ी डोज ले रहे हैं टैबलेट्स की फॉर्म में, और उन 3-4 क्वेश्चंस को जो भी हम कर रहे हैं उनको ही हम अच्छे से करते जाए ना, तो हम ओवरऑल पूरा पेपर अच्छे से कर लेंगे। हमें एकदम से मगअप नहीं करना कुछ भी। ठीक है, हमें चीज़ें समझनी है, थोड़ी थोड़ी करके समझो, छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। An electron can move from one orbital of a hydrogen atom to another. In which transition will the photon of highest energy be emitted? ठीक है, तो अब आपको ये पता है ये क्वेश्चन क्या है, आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम से आया हुआ है, क्लास 11th का चैप्टर है ना। तो वहां पर आपको एक फॉर्मूला पता होता है, आपको एनर्जी क्या होती है, -13.6 इंटू जेड स्क्र बाय एन स्क्र, है ना। तो Z फॉर हाइड्रोजन एटम 1 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आपको एनर्जी फाइंड आउट करते हो तब यूज करते हो इस फार्मूला को, है ना। तो इसमें क्या है, अब आपको एमिशन के लिए बताना है यहाँ पे, मतलब हाईएस्ट एनर्जी भी एमिटेड। ठीक है, एमिशन के लिए बताना है। अब आप यहाँ देखिए 2p से 1s में गया, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, एनर्जी का डिफरेंस लेना पड़ेगा। अगर एनर्जी का डिफरेंस लेते हैं अगर आप, तो अगर आप E1 लिखेंगे, ठीक है, -13.6 इंटू 1/n1 स्क्र हो जाएगा ये। अगर E2 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -13.6 इंटू 1/n2 स्क्र। आपको निकालना क्या है, E2 माइनस E1 निकालना है ना, डिफरेंस आपको निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, -13.6 इंटू 1/n2 स्क्र माइनस, यहाँ आ जाएगा -13.6 इंटू 1/n1 स्क्र। ठीक है, अब इसको करते हैं सॉल्व, तो क्या आ जाता है, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर के प्लस हो जाएगा। तो हम इसको आगे की तरफ लिख देते हैं, प्लस वाले टर्म को, 13.6 कॉमन आ सकता है और अंदर क्या हो जाएगा, 1/n1 स्क्र माइनस 1/n2 स्क्र। इस तरीके से आप इसको लिखेंगे, और E2 माइनस E1 को डेल्टा ई, आप एनर्जी डिफरेंस आप बताएंगे जो एनर्जी की यहाँ पे ट्रांजिशन के दौरान एमिट हुई है। ठीक है, वो आपको पता चल जाएगी। अब यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन से जाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि आपको जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो n के बारे में बता रहा है वो यहाँ से ही ऑप्शन से ही पता चलेगा। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं तो यहाँ पर 2p से आपका जो फोटोन है वो 1s में जा रहा है, तो मतलब n आपका क्या है यहाँ पे, N1 आपका 1 है और N2 आपका 2 है ना। तो ये चीज आप करेंगे तो डेल्टा ई अगर आप यहाँ निकालते हैं तो डेल्टा ई क्या आती है, माइनस नहीं आएगा। अब हमने यहाँ पे लिखेंगे 13.6, इस फॉर्मूला में लिख रहे हैं, ठीक है, जो हमने अभी निकाला। तो ये क्या हो जाएगा, 1/n1 का स्क्वायर, N1 ये था ना और N2 ये था। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका 13.6, 1/1 1/4, यहाँ एलसीएम ले लेंगे आप। ठीक है, तो ये 13.6 इधर आ जाएगा, ये 4 - 1। ठीक है, तो इसको यहीं लिख देते हैं 3/4। ठीक है, इसको अगर थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो ये नियर अबाउट आपका आ जाता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ऐसे ही अगर हम सेकंड ऑप्शन को देखते हैं तो 1s से 2p में जा रहा है, क्या ये ऑप्शन देख के आपको लग रहा है ये एमिशन हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं लग रहा कि 1s से 2p में जा रहा है, तो एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब की होगी ना, एमिशन नहीं हुआ होगा। तो ये वाला तो ऑप्शन ही इनकरेक्ट है, देख के ही पता चल जाना चाहिए था। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन हो रहा है यहाँ पर, एमिशन नहीं हो रहा, तो ये तो हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन में देखो 3s से 2s, हाइयर एनर्जी लेवल से लोअर में जाएगा तभी एमिशन होता है। ठीक है, तो अगर आप 3s से 2s में शिफ्टिंग करा रहे हैं, मतलब फोटोन ट्रांजिशन कर रहा है ना, तो यहाँ पे आपका ये क्या है, N2 है, N2 की वैल्यू 3 है और N1 की वैल्यू 2 है, तो डेल्टा ई अगर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 13.6, 1/2
2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा आपके पास में 13.6, 1/4 माइनस 1/9। इसको और थोड़ा सॉल्व करते हैं। 13.6 एलसीएम लेंगे, 9 4 36 और 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो नियर अबाउट ये आ जाता है 1.89 समथिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। ठीक है, ऐसे ही अगर आप फोर्थ ऑप्शन को देखें तो फोर्थ ऑप्शन में 2s से 3s में जा रहा है, तो यहाँ पे भी क्या है, एब्जॉर्प्शन हुआ है, एमिशन नहीं हुआ, तो ये ऑप्शन भी आपका कंप्लीटली इनकरेक्ट होगा, क्योंकि हमें तो एमिशन के रिगार्डिंग बात करनी थी। ठीक है, तो फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन में आप बताइए किस में आपको हाईएस्ट एनर्जी मिल रही है। तो आपने कैलकुलेट कर लिया है, आपको पता है यहाँ पे मिल रही है 2p से 1s में जाने पर मिल रही है ना, यहाँ पे तो 1.89 मिल रही है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक फार्मूला था स्ट्रक्चर ऑफ एटम से, उस पर था एब्जॉर्प्शन और एमिशन का अगर हमें पता था, दो ऑप्शन तो यहीं से 50-50 हो जा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which electronic configuration represents a violation of Hund's rule? Hund's rule of maximum multiplicity क्या होता है, जिसमें आपकी ऑर्बिटल के अंदर हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होती है ना। क्यों? क्योंकि वहां पे एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है, मतलब कि आप पहले ऑर्बिटल्स के अंदर सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरते हैं, उसके बाद में आप पेयरिंग करवाते हैं, ऐसा ही बोलता है हंस रूल। ठीक है, अगर आप फर्स्ट ऑप्शन में देखें तो फर्स्ट ऑप्शन में देखो बिल्कुल सही है, पेयरिंग पेयरिंग, उसके बाद में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद में पहले सिंगल सिंगल, पहले यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आया, फिर यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, फिर यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ और फिर यहाँ, बिल्कुल ठीक फिलिंग की हुई है। ऐसे ही यहाँ देखो, यहाँ फिर यहाँ एक अप स्पिन में इलेक्ट्रॉन, अप देखो अप स्पिन में इलेक्ट्रॉन, फिर नीचे इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पे फिर ये इलेक्ट्रॉन फिल हुआ है, फिर ये हुआ है, और उसके बाद ये, फिर ये, बिल्कुल सही है, कोई वायलेशन नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में आप देख पा रहे हो, यहाँ पे आपका एक इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिटल में पेयरिंग करेगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा पेयरिंग करेगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन, फिर एक इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पे आना चाहिए था थर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ आया नहीं है, यहाँ गया, पेयरिंग करा दी। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या है आपका, वायलेशन कर रहा है हंट्स रूल को। ठीक है, तो ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर द स्पीशीज, आपको स्पीशीज दी हुई है ये तीन। दिस स्पीशीज हैव सेम नंबर ऑफ, आपको पता है ना क्या है इनके पास में सेम नंबर ऑफ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर आप एटॉमिक नंबर देख रहे हैं, ठीक है, तो क्या एटॉमिक नंबर सेम है? क्योंकि अगर एटॉमिक नंबर की आप बात करें तो एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू क्या होता है, जब न्यूट्रल स्पीशीज होती हैं तो वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है, और किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है। क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल है? 30, 33, 32 तीनों ही इक्वल नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, प्रोटॉन्स नहीं होगा, न्यूट्रॉन्स हम चेक कर सकते हैं, है ना, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, एंड न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स को अगर हम चेक करते हैं यहाँ पे क्या सेम होगा, तो देखो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर जो होता है, वो हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि मास नंबर क्या होता है बेटा आपका, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, मास नंबर में से और एटॉमिक नंबर अभी आपको बताया, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कब, न्यूट्रल स्पीशीज के अंदर, न्यूट्रल स्पीशीज अगर आपके पास में है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, मास नंबर पहले पहले जिंक के लिए हम बात करेंगे तो 72 उसका मास नंबर है, -30 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा। ऐसे ही आर्सेनिक के लिए अगर हम बात करें तो 75 -33, यहाँ पे भी क्या जा रहा है आपका, 42 आ रहा है। ऐसे ही 74 जर्मेनियम के लिए बात करेंगे तो 74 -32, ये भी क्या आ रहा है, 42 आ रहा है। तो ये क्या है, आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके सेम आ रहे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन 3 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द एटॉमिक वेट ऑफ hypothetical element consisting of two isotope, one with mass 64.2 यूनिट और abundance आपको दी हुई है 25% एंड अदर विद द मास 65.3। तो आपको ये भी बहुत सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आपको पता है इसका, कि एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, एवरेज एटॉमिक मास वो कैसे आप निकालेंगे। एवरेज एटॉमिक मास में आपको आइसोटॉप्स बताए हुए हैं, आइसोटॉप का जो मास होता है वो आप रखेंगे। फर्स्ट आइसोटॉप का मास क्या है, 64.2, और उसकी परसेंटेज
अबंडेंस, यानी कि 25। ठीक है, अब आपको पता है 25 अगर इस आइसोटॉप की अबंडेंस है तो दूसरे की क्या होगी, 100 माइनस 25, डेट इज कितनी, 75% हो जाएगी, है ना। तो प्लस दूसरा जो आइसोटॉप है उसका आप मास रखेंगे 65.3 यूनिट इंटू 75% उसकी क्या है, अबंडेंस है, परसेंटेज अबंडेंस, और फिर आपने क्या करना है लास्ट में डिवाइड करना है 100 से। ठीक है, तो ये आपका एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा। अगर आप 64.2 को 64.2 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 टू 10, 5 4 20, 21 2 6 5 30 32। ठीक है, 2 टू 4, 4 टू 8, 6 टू 12। ठीक है, 0 5 10 1 6 1। ठीक है, अब ये आ जाएगा 1605.0 प्लस ये, अब दूसरा आपको मल्टीप्लिकेशन करना है यहाँ पे। ठीक है, ये हम बेसिक कैलकुलेशंस तो कर ही सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 3 15 1 5 5 25 26 2 6 5 30 32। ठीक है, 7 3 21 2 7 5 35 2 37 3 7 6 42 42 प्लस 3 45। ठीक है, 5 7 9 8 4। ठीक है, 1 डेसिमल आ जाएगा यहाँ पे, 4897.5, और नीचे हम डिवाइड करेंगे 100 से। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एडिशन करना है, एडिशन करके फिर 100 से डिवाइड कर दीजिएगा, 1605.0। ठीक है, 4897.5 ऐड कर देंगे आप तो क्या हो जाएगा, 5 यहाँ पे, 7 प्लस 5 आपका आ जाता है 12, 1 तो ये 10 हो जाएगा, यहाँ पे 1 8 एंड 6 14 होता है, प्लस 1 15 हो जाएगा, 1 यहाँ पे 6502.5। अब इसको क्या करेंगे आप, 100 से डिवाइड करेंगे, है ना, तो ये कितना आ जाएगा 65.02, है ना, 5। ठीक है, अब ये राउंड ऑफ करेंगे ना, क्योंकि ये 5 और 5 से अगर बड़ा होता तो राउंड ऑफ करके क्या आ जाता है आपका 65.03 यूनिट आ जाएगा आपका एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, तो ऑप्शन 1 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट हैविंग वेवलेंथ, आपको वेवलेंथ दी हुई है, गिवन c इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपको फ्रीक्वेंसी बतानी है बेटा, वेवलेंथ बताई हुई है, स्पीड ऑफ लाइट आपको दी हुई है। ठीक है, अब ये तो बेसिक प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक क्वांटम थ्योरी है ना, तो आप एनर्जी क्या होती है एच सी बाई लेमडा, ऐसा आपने पढ़ा था। यहाँ पे सी बाई लेमडा को आप क्या लिख सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा होता है ना। ठीक है, ये इधर से ही आया है, ये फॉर्मूला ऊपर वाला इधर से ही आया है। ठीक है, अब आपको क्या दिया हुआ है बेटा, यहाँ पे वेवलेंथ आपको दिया हुआ है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट आपको दी हुई है, और आपसे पूछा क्या हुआ है, फ्रीक्वेंसी पूछी हुई है, जस्ट आपने वैल्यूज रखनी है। ठीक है, तो रखेंगे वैल्यूज, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और ये आप वेवलेंथ रख दीजिए जो क्वेश्चन में आपको गिवन है 4.5 इंटू 10 टू पावर -8। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4.5 का जो डेसिमल है ये ऊपर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 30/45, और यहाँ पे 10 टू पावर 8, ये 10 टू पावर -8 ऊपर जाएगा, तो पावर्स बेस सेम है, पावर साइड हो जाएंगी, 10 टू पावर 8 प्लस 8 दैट इज यहाँ 16 हो जाएगा आपके पास में। ठीक है, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, 15 टू ज़ा 30, 15 थ्री ज़ा 45। ठीक है, और 2 को 3 से डिवाइड करते हैं तो आपको पता ही है ये तो 0.66 समथिंग हो जाता है ना, 0.66 66 चलता रहेगा, क्योंकि ये एंड नहीं होगा ना, 10 टू पावर 16 पर सेकेंड, इस तरीके से आएगा। अब आप एक डेसिमल को आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6.66, और ये है ना चलता चला जाएगा। ठीक है, तो इसको आप एंड करके यहाँ सीधा यही लिख सकते हैं 67। ठीक है, इंटू 10 टू पावर 15 पर सेकेंड, तो ये आपकी क्या आ जाएगी, फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। चेक कर लेते हैं कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन 4 में गिवन है बेटा, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।